गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपसे कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। अ, मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है क्या, तो आपने कहा था जिस मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही मैटर पे टैक्स लगेगा। फिर मैंने कहा था कि टैक्स लॉ बनाता कौन है, तो वो पार्लियामेंट है। और बनाते कैसे हैं, तो वो बिल पास करके होता है। फिर लॉ बनने के बाद उसको मैनेज करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है मोदी जी। ही इज रिस्पॉन्सिबल। उनने बट काम डेलीगेट कर रखा है सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर एक बॉडी आती है, दैट इज सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट से फॉर्म की गई है। 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है। इन सीबीडीटी के अंदर आर्मी ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स आती है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। एंड जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है वो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे जो ऑफिसर होता है दैट इज जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर के नीचे जो ऑफिसर होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का जो ऑफिसर है वो है आईटीओ, है ना। आईटीओ के नीचे फिर क्या आता है? अदर स्टाफ। इतना हमारा कल डिस्कशन था। अब है ना दोस्तों, आज से आपको लिखना स्टार्ट करना है कि आप लोगों से जो पहले क्लास स्टार्ट हुई है वो थोड़ा सा आगे है और हमको 1-2 दिन में उसके साथ मिक्स करना है। तो मैं आपको आज से ही बताना चालू कर देता हूं, ये बेसिक था। अब हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड हमें पढ़ना रहेगा इनकम टैक्स लॉस। हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉस। देखिए, लॉ के अंदर हमें पढ़ना रहेगा सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हमें 3 चीजें देखनी होती है। एक तो होता है आपका सेक्शन, एक होता है आपका प्रोविजो, और एक होता है आपका स्केड्यूल। इनकम टैक्स एक्ट में हमें ये 3 चीजें देखनी होगी। सेक्शंस क्यों होते हैं बच्चों? देखो, एक्ट है तो एक्ट पूरा एक पैराग्राफ में तो नहीं लिखा जा सकता। उसे पोर्शन में बाइफरकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेक्शंस का यूज करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस है। 298 सेक्शंस हैं, ये हमें देखने होते हैं। लेकिन इंटर लेवल पे बेटा इतने सारे सेक्शंस नहीं होते। इंटर लेवल पे थोड़े कम ही सेक्शंस हम लोगों को देखने हैं। देखिए, जो ये सेक्शंस होते हैं ना, इसको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो भी इनकम टैक्स के 298 सेक्शंस है वो 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। नॉट एज पर आईसीआई, एज पर दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उसको 23 चैप्टर में डिवाइड किया है। नाउ व्हाट यू विल से कि यार ये चैप्टर्स क्या होते हैं? देखो, चैप्टर्स सिमिलर नेचर या सिमिलर ग्रुप ऑफ सेक्शंस को या कुछ सेक्शंस को कंबाइन करके हम एक चैप्टर फॉर्म कर लेते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेक्शंस इज कॉल्ड एज चैप्टर्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ इज ब्रॉडर टर्म। एंड लॉ के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? एक्ट। और एक्ट के अंदर मैंने बताया 3 चीज पढ़नी है। काफी सारे प्रोविजोस, प्रोविजोस को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस आर लाइक, ये वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड स्केड्यूल्स, इनकम टैक्स में टोटल 14 स्केड्यूल्स है। 14 स्केड्यूल्स है। प्रोविजो मैंने गिने नहीं है दोस्तों ऐसे कितने प्रोविजोस है, बट यस, स्केड्यूल्स आर 14, सेक्शंस आर 298। स्केड्यूल क्या काम करते हैं पता है? कभी भी हमें कोई आइटम्स की लिस्टिंग करनी होती है तो हम कहाँ लिस्ट करते हैं? स्केड्यूल्स में लिस्ट करते हैं। आपको जैसे हर एक्ट में जनरली ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो बजट है उसका नाम होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स की रेट्स गिवन होती है। इनकम टैक्स की रेट्स कहां गिवन होती है?
दैट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में कहां गिवन होती है? एक शेड्यूल में। इंडिविजुअल पे किस रेट से टैक्स लगेगा, एचयूएफ पे किस रेट से टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पे किस रेट से टैक्स लगेगा। तो ऐसे हमने क्या कर दी? लिस्टिंग। वो लिस्टिंग करने का काम कहां किया जाता है? शेड्यूल्स में। एक और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल है। शेड्यूल के अंदर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। यू रिमेंबर? लिस्ट 1 के अंदर वो पावर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो कौन कौन से मैटर पे टैक्स लॉ लगा सकते हैं। कुछ मैटर पे टैक्स लॉ कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि शेड्यूल का काम क्या होता है? लिस्ट बनाने का, लिस्टिंग करने का। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर बिजनेस स्पेसिफाइड कहलाएंगे, तो वो कहां दिए हो सकते हैं? वो बिजनेस के नाम कहां दिए हो सकते हैं? शेड्यूल्स में। पर्टिकुलर असेट पे इस रेट से क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो वो कहां गिवन हो सकता है? शेड्यूल्स के अंदर गिवन हो सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ एक चीज और बच्चों, जब आप कोई सेक्शन पढ़ो ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहिए। सेक्शन के साथ आपको पढ़नी चाहिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि अगर कोई सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो वो काम कहां किया जाता है? एक्सप्लेनेशन में किया जाता है। क्या जैसे कोई टर्म है सेक्शन के अंदर एंड वो टर्म का मीनिंग स्पेसिफाई करना है, तो वो कहां किया जा सकता है? एक्सप्लेनेशन के अंदर। सर वो तो डेफिनेशन में भी किया जा सकता है ना। सर देखो, डेफिनेशन में कर देंगे तो वो बात पूरे एक्ट के लिए क्या होगी? एप्लीकेबल। लेकिन हमें वो टर्म सिर्फ उसी सेक्शन के लिए समझानी है, तो कहां समझा सकते हैं? एक्सप्लेनेशन में। ओके। तो इनकम टैक्स एक्सप्लेनेशंस का यूज करता है सेक्शन को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है इनकम टैक्स का। आपको सही नॉलेज चाहिए तो आपके पास इनकम टैक्स रूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है। नाउ इफ देर इज एक्ट, देन व्हाई देर आर रूल्स? कैसे करना है ये बताता है। सी, इनकम टैक्स एक्ट है ना, इनकम टैक्स कहता है व्हाट टू डू, क्या करना है। जैसे वो कहता है कि फलाने व्यक्ति को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न कैसे फाइल करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा, उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी पड़ेगी, उस डिटेल में जो फील्ड होती है उस फील्ड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स के ऊपर रिटर्न फाइल करना है तो आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसकी सब डिटेल्स, मतलब एक एक चीज वो फील्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब डिटेल्स कहां लिखी होती है? रूल्स में। सी, होता क्या है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट इनटू एक्ट। तो एक्ट बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बल्कि। तो हम क्या करते हैं, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना होता है वो कहां कर देते हैं? रूल्स में कर देते हैं। तो रूल्स में होता है हाउ टू डू। और पता है मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। आप बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन तो आपने ऊपर ही बोल दिया। मेरे बोलने का तरीका क्या है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो सब कहां मिलेगा? आपको रूल्स में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स आपको अगर सही से जानना है तो आपको इनकम टैक्स में नोटिफिकेशंस का भी पता होना चाहिए। नोटिफिकेशंस, जी। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट पास तो 1961 में हुआ था, लेकिन लगना कब से स्टार्ट हुआ था? 1962 से। सो रूल्स का जरूरत भी कब पड़ी? 1962 से ही पड़ी। ठीक है। एंड देख बेटा, उस टाइम पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया। 1961 से पहले भी क्या चल रहा था? एक्ट चल रहा था। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1920 करके एक एक्ट होगा, वो चल रहा था उस टाइम पे। देखो मैंने सही बताऊं तो कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतना पता है कि 1920 के अंदर या 18 सेंचुरीज के अंदर भी क्या था? आपका इनकम टैक्स था। तो वो जो एक्ट चल रहा होगा उसके भी तो रूल्स होंगे, तो 1961 में वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस जो है
Notifications are like communication of amendments, communications of amendments. तो जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर वो कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू किए जाते हैं? नोटिफिकेशंस के थ्रू किए जाते हैं। इनकम टैक्स में कुछ चेंज करना हो, रूल्स में क्या करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो सब किसके थ्रू किया जाता है? नोटिफिकेशंस के थ्रू। कम्युनिकेट करना, कोई भी चेंज आएगा तो हमें पता तो होना चाहिए कि ये चेंज आया है। अच्छा एक बात बताइए, नोटिफिकेशन किसको मानने की जरूरत होती है? नोटिफिकेशन आपको मानना है, मुझे मानना है, कि पूरे हिंदुस्तान को मानना है? यस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी वो नोटिफिकेशन मानना पड़ेगा, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको वो नोटिफिकेशन मानना पड़ेगा। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। बच्चों फिर आप जब लॉ पढ़ रहे हो ना, तो लॉ के साथ क्या होता है? सर्कुलर्स भी होते हैं। एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन एंड देन वी हैव सर्कुलर्स। देखो बहुत बार क्या होता है कि ना एक्ट बहुत चीजों पे साइलेंट होता है, बहुत चीजों पे क्या होता है? साइलेंट। हमें ना सेक्शन पढ़ के, हमें जैसे कोई क्लाइंट ने हमसे क्वेरी पूछी, तो है ना, हमें एकदम से वो सेक्शन में क्लियर नहीं होता कि वो चीज है कि नहीं, तो हम सेक्शन देख के जवाब नहीं दे सकते, हम रूल्स भी देखना चाहिए हमें, और रूल्स के बाद हमें देखना चाहिए कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर तो उस मैटर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब समस्या क्या है इनकम टैक्स के साथ? 8 से 9 लाख नोटिफिकेशन है अभी तक, और लाखों में सर्कुलर्स है। तो इतना वास्ट हो चुका है, इतना इतना टाइम से। आप सोचो ना, 1961 से कितने नोटिफिकेशंस आ चुके होंगे, कितने सर्कुलर्स आ चुके होंगे। दैट्स व्हाई नया एक्ट लाने की बात चल रही है। अब नया एक्ट आने से क्या होगा? 60% चीजें क्या हो जाएगी? कम। जो भी डेलिमा वाली चीज थी, कॉम्प्लेक्स चीज थी, उसको हटाकर वो क्या कर देंगे? सिंप्लीफाइड एक्ट में ही डाल देंगे, तो कंफ्यूजन लोगों का क्या हो जाएगा? दूर। बट उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का थोड़ा बहुत भी नुकसान तो हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना अच्छा है, कि हमारा नॉलेज, फिर हमारा काम कैसे आएगा? नॉलेज नहीं तो फिर कोई सिंप्लीफाइड एक्ट होता है तो कोई बीकॉम पास भी हो या कुछ भी हो, आज देखो ना जीएसटी के थोड़े बहुत काम बीकॉम वाले लोग भी कर लेते, इनकम टैक्स में हाथ नहीं डाल पाते। इनकम टैक्स में हाथ थोड़ा सा जो इंसान थोड़ा नॉलेज रखता है वही डाल सकता है। समस्या ये है कि इनकम टैक्स है ही इतना वास्ट। बट एनीवेज, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 100% अपॉर्चुनिटी रहेगी। मार्केट में नया एक्ट रहेगा, तो आप लोग पढ़ के निकलोगे, आप नया एक्ट पढ़ के निकलोगे, तो आपके लिए स्कोप बहुत रहेगा। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाएंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हंसते खेलते रखेगा, जो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसका रीजन है कि वो कहाँ सोचेगा कि मैं इतना डीपली नहीं पढ़कर आया हूं जितना आज बच्चा क्या करके आया, एग्जाम पास करने के लिए डीपली पढ़कर आया है। एक फायदा वो रहने वाला है ना। सर्कुलर्स भी हमको पढ़ने होते हैं बेटा। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। सर्कुलर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस में काम आते हैं। डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस में काम आते हैं। अब डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा है, काफी अलग अलग स्टेट्स में है, और उनको चलाने वाले इंसान ही है। अब इंसानों से क्या होता है कि इनकम टैक्स बहुत बार कोई सेक्शन में कोई चीज को क्लियर नहीं कर पाता, कुछ टर्म्स को क्लियर नहीं कर पाता, बड़ा एक्ट छूट जाता है भाई। अब मैं एक ऑफिसर हूं, आप एक ऑफिसर है, आप किसी और जगह ऑफिसर है, मैं किसी और जगह ऑफिसर हूं, एक वर्ड है एक सेक्शन में, उसका अलग इंटरप्रिटेशन मैं निकाल रहा हूं, और उनका अलग इंटरप्रिटेशन कौन निकाल रहे हैं? ये अलग निकाल रहे हैं। एक ही डिपार्टमेंट में दो अलग अलग व्यू चल रहे। क्या इनकम टैक्स चाहेगा ऐसा हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी, सीबीडीटी हेड है किसका? डिपार्टमेंट का। सीबीडीटी एक सर्कुलर इशू करेगा, सर्कुलर इशू करके डिपार्टमेंट को बोलेगा आप लोगों को ये वाला व्यू फॉलो करना है, इस वर्ड को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नोटिफिकेशन बच्चों क्या होता है? पूरे इंडिया के लिए क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन सर्कुलर्स हो सकता है पर्टिकुलर एरिया के लिए भी एप्लीकेबल हो। मैं आपको बताता हूं ऐसा। जैसे ना, केरला में बहुत बारिश हुई,
रिटर्न भरने का टाइम 31 जुलाई होता है, उस टाइम बारिश चल रही होती है, वहां पे हो सकता है कि वहां के लोग बाढ़ की वजह से रिटर्न नहीं भर पाए, तो सीबीडीटी विल इशू अ सर्कुलर टू द डिपार्टमेंट ऑफ केरला कि भाई साहब अपने वहां के लोगों से रिटर्न थोड़ा लेट भी क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सर्कुलर्स आर फॉर द डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो सर हम लोगों को सर्कुलर मानना है कि नहीं मानना है, एक क्वेश्चन ये उठ के आता है। सी हमको सर्कुलर मानने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर हमारे फेवर का होगा तो हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सर्कुलर इफ इट इज इन अवर फेवर वी विल फॉलो, इफ इट इज नॉट इन अवर फेवर वी विल नॉट कंसिडर दी सर्कुलर, बट नोटिफिकेशन हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो सर सर्कुलर हमारे फेवर का कैसे हो सकता है, कोई एक एग्जांपल देखो। अभी अभी हम बहुत अर्ली है, मैं आपको आगे जाके जरूर एक एग्जांपल दूंगा। जैसे क्या है कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि यार जिन व्यक्ति जैसे ना 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। अभी आप 12 लाख सुन रहे होंगे, वो सब अपनी जगह है, वो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग स्कीम्स होती है ना। ओटीआर अलग होता है, डीटीआर अलग होता है। तो जो 12 लाख सुनते हो आप किसके लिए सुन रहे हो, डीटीआर के लिए सुन रहे हो। वो भी आज इस साल के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, वो तो कब के लिए, अगले सालों वालों की इनकम, जो अगले साल से इनकम अर्न करना क्या करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा मत समझना कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया था कि 2.5 लाख तक की इनकम पे ही टैक्स नहीं लगता। जेन्युइनली बोलूं तो 2.5 लाख तक की इनकम पे ही टैक्स नहीं लगता है। वो क्या है, वो दूसरे सेक्शंस क्या है, वो सरकार क्या बेनिफिट देना चाहती है, वो हम आगे जाके बिल्कुल समझेंगे। तो देखिए अब 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन जिनकी उम्र 60 या उससे क्या हो जाती है ज्यादा, तो उनके लिए 3 लाख तक क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। जिनकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है उनके लिए 5 लाख तक की इनकम पे क्या नहीं लगता है, टैक्स। ये मैं एक पुरानी स्कीम के बारे में बता रहा हूं, ओल्ड, आज भी एप्लीकेबल है। आप चाहो तो ये वाली स्कीम फॉलो कर सकते हो, या तो जो आप 12 लाख सुन रहे हो वो वाली स्कीम के हिसाब से भी टैक्स दे सकते हो। वो वाली स्कीम से टैक्स देते हो, वहां रेट जरूर कम है, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार बहुत सारे फायदे छीन लेती है। वो क्या फायदे छीनती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनना, क्या हुआ कि इंसान साल भर तो 59 का था, 31 मार्च को उसका बर्थडे आता है, और 31 मार्च को वो कितने का हो गया, 60 साल का। अब भाई साहब बात ये आती है कि 31 साल का वो हो चुका, 31 साल में सॉरी 31 मार्च को वो कितने का हो चुका है, 60 साल का। अब साल भर तो वो 59 था, तो उसके लिए कौन सा टैक्स लगेगा, 2.5 लाख वाला, या फिर वो 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो चीजें क्या होगी। तो वो आपको क्लियर नहीं था। आप सोचेंगे कि यार साल भर तो वो क्या था, 59 का एक ही दिन तो हुआ, बस 60 दिन का हुआ है, तो कौन सा स्लैब यूज करे, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगाए कि 3 लाख तक टैक्स नहीं लगाए। तो इस केस में जैसे इस केस में एक सर्कुलर इशू किया गया और डिपार्टमेंट्स को बोला गया कि भाई जिन व्यक्तियों का बर्थडे 31 मार्च को भी आए, 31 मार्च को भी आए, या 1 अप्रैल को, अगले साल के 1 अप्रैल को भी आए, अगले साल के कब आए, 1 अप्रैल को भी आए, तो भी मान लेना कि वो पिछले साल ही कितने का हो चुका है, 60 साल का। ऐसा उन्हें सर्कुलर क्या कर दिया, इशू कर दिया। मतलब एक तरीके से गिफ्ट मिल गया, बर्थडे गिफ्ट। आप इवन 1 अप्रैल को भी कितने के हो रहे हो, देखो 1 अप्रैल को कोई इंसान एकदम से 1 अप्रैल को ही 60 साल का नहीं होता है, इंसान तो धीरे धीरे ही क्या होता है, 60 साल का। तो सरकार ने बोला 31 मार्च को भी 60 का हो जाए तो हायर स्लैब यूज कर लेना, और उल्टा ये बोला कि अगले साल की 1 तारीख को भी 60 का हो जाए तो क्या यूज कर लेना, हायर। हाँ, उसके बाद अगर आता है तो फिर उस केस में आप क्या करो, आपको 2.5 लाख वाला ही स्लैब मिलेगा। 2 अप्रैल को अगर बर्थडे आता है तो फिर हाँ उसके नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिल जाएगा, हायर स्लैब मिलेगा। तो ऐसे सर्कुलर इशू किए गए डिपार्टमेंट्स को, तो ये हमें देखने होंगे। जब ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये फलाना सर्कुलर था। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारा कोर्स इतना वास्ट होता है कि मैं ना सर्कुलर पढ़ा तो देता हूं, लेकिन लिखवाता नहीं हूं कि ये सर्कुलर नंबर है और ये सर्कुलर इस दिन आया था। उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास चीजें पहले ही इतनी याद करने की, और इंस्टीट्यूट नेवर एक्सपेक्ट कि आपको नोटिफिकेशन नंबर और सर्कुलर नंबर याद रहे। मैं मेरा ज्ञान दिखाने के लिए वो आपको बोल सकता हूं, लेकिन अननेसेसरी आपको उस चीज से क्या होगी, प्रॉब्लम। तो हम उसको इग्नोर करेंगे। सेक्शंस जरूर हम याद करने की कोशिश करेंगे, बट सर्कुलर नंबर एंड नोटिफिकेशन नंबर हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे। दोस्तों जब आप कोई लॉ पढ़ रहे हो तो आपको केस लॉज भी पढ़ने होते हैं। आप कोई लॉ पढ़ रहे हो तो आपको केस लॉज भी पढ़ने होते हैं।
ठीक है। बहुत बार कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होता है वो इक्विवेलेंट टू लॉ होता है, तो हमें साथ में वो पढ़ना होता है। इंटर लेवल पे कम केस लॉस होते हैं, बट फाइनल लेवल पे ज़्यादा केस लॉस पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट, और इनकम टैक्स लॉ का पूरा ज्ञान चाहिए आपको, तो भैया साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट्स कहाँ गिवन होगी, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। हाँ, आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट जो करंट आया है वो नहीं पढ़ना है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, एनुअल फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना है। और 2024 में भी कौन सी वाला, जो 23 जुलाई 2024 को आया है। जुलाई में भी पिछले साल भी दो आए थे, मैंने आपको क्लियरिफाई किया था, तो आपको ये वाला याद रखना है कि ये पढ़ना है। नहीं जरूरत है बेटा आप लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ही ये जनवरी अटेम्प्ट खत्म हुआ, तो फिर जो अगला अटेम्प्ट रहेगा ना, वो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, न्यू, या ना 2025 वाला। अब उसके बीच में नया टैक्स लॉ हो गया तो वो एक अलग बात है, बट आपको फिर 2025 पढ़ना पड़ेगा अगर आपका मई में क्या रहेगा, अटेम्प्ट। तो सर बहुत चेंज हुए क्या, मैं आपको बोलूं, बहुत एक 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 दो तीन चेंज अपने इंटर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो दो तीन चेंज बस, तो कोई फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम। बस अभी 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 12 लाख तक क्या नहीं लग रहा है, टैक्स। ओटीआर में 2.5 लाख तक, यानी एक रेजिम में 2.5 लाख तक नहीं लगता, कभी 3 लगता, कभी 5, कभी 7, कभी 12, वो डिपेंड करता है चीजें क्या है। सो ये आपका इनकम टैक्स लॉ में आपको देखना रहेगा। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों इनकम टैक्स एक्ट से। थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट रख रहा हूं क्योंकि हमको उनके साथ चलना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज क्या है, आज वसंत पंचमी है क्या। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बच्चों, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, देखो सेक्शन नंबर 1 के साथ हम लिखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इनकम टैक्स एक्ट का हमने सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट किया और उसने कहा कि इसको मार्जिनल नोट कहते हैं, सेक्शन का क्या कहते हैं, मार्जिनल नोट। आप लोग कुछ लोग हेडिंग बोल देते होंगे, बट टेक्निकली वी कॉल्ड दिस एज अ मार्जिनल नोट, नेम ऑफ द सेक्शन। शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 1 कहता है कि इस एक्ट का टाइटल क्या होगा, तो दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। This act will be called as Income Tax Act 1961। फिर ये बताना जरूरी था कि हमको तो पता ही था इसका नाम ये है, बट ये तो उनका फर्ज बनता है। और हमेशा जैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आता है ना, तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन रहता है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट वगैरह ही रहते हैं। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंस एक्ट 2025 करके, ऐसा। अब जिनको सेक्शन याद नहीं उनको यही चिपकाना पड़ेगा ना, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रोविजन याद करवाऊं, बट बच्चा बच्चा भी तो एक्सेप्ट करना ना। फिर नेक्स्ट,
एक्सटेंड मतलब पूरे भारत देश में एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं रेसिडेंट्स, उनके लिए भी लॉ एप्लीकेबल होता है, और जो इंडिया के बाहर है नॉन रेसिडेंट्स, उनके लिए भी कुछ मामलों में यह लॉ एप्लीकेबल होता है। सी, मैं मतलब ऐसा बताना चाहता हूं, हम रेसिडेंट हैं। अब मैं यहां रह के इंडियन लोगों को पढ़ाऊं या फिर दुनिया भर के किसी भी लोगों को पढ़ाऊं, मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स। रेसिडेंट को तो हर इनकम पे क्या करना होता है? टैक्स देना होता है। नॉन रेसिडेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, उन वो लोग इंडिया से जो इनकम कमा के जाते हैं, जैसे क्रिस गेल आया, आईपीएल खेला, चला गया, तो इंडिया से जो उसने कमाया उस पर तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स। वो अभी वो अंबानी जी की शादी में कितने सारे लोग आए थे, वो लोग इंडिया से कमा के गए, तो उनको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेकिन सिर्फ इंडियन इनकम पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। बट यस, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। एंड बाहर के लोग भी इंडिया में कमा के जाएंगे तो उनके लिए भी लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल। सेम लॉ, सेम लॉ। बट रेसिडेंट्स और कोई कुछ कुछ सेक्शन रेसिडेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो जनरली तो सारे सेक्शन सबके लिए एप्लीकेबल मान लो अभी के लिए, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा कि कुछ सेक्शन का फायदा सिर्फ सरकार रेसिडेंट्स को ही देती है। जैसे मैंने अभी कहा था ना, जिसकी उम्र 60 या उससे ज्यादा हो जाती है, उनको 3 लाख तक क्या नहीं देना पड़ता? टैक्स। तो बेटा वो बात सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है? कितनी भी उम्र हो, 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। फिर है ना, वो जो लोग है ना, आपको बोल रहे 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो रेसिडेंट के लिए है, वो पॉइंट नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। क्योंकि आपको आगे जाके एक बात बताऊंगा, सरकार टैक्स में डिस्काउंट देती है। 12 लाख तक टैक्स तो लगता है, लेकिन सरकार टैक्स में डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट जो है वो सिर्फ किसके लिए मिलता है? रेसिडेंट्स के लिए मिलता है। तो कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? रेसिडेंट के। आई विल फोकस, जब भी वो सेक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि भाई ये आपको किसके लिए लगाना है? रेसिडेंट के लिए। बट जनरली आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सबके लिए। रेसिडेंशियल शिप बेटा, हम आगे जाके एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 अभी पता नहीं वाला था मैं, इसके बाद हमारी जो नई क्लास चालू हुई है उसमें ऑलरेडी हम सेक्शन 5 ही क्या कर रहे हैं? डिस्कस। सिटीजनशिप पे इनकम, अगर मैं बोल दूं इंडियन सिटीजन पे टैक्स लगेगा, तो इंडियन सिटीजन पे टैक्स लगेगा तो मतलब जो इंडियन सिटीजन यूएसए में रह रहे हैं उन पे भी टैक्स लग जाएगा, है ना? वो तो गलत हो जाएगा। आज मेरा भाई है वो यूएस में ही रहता है, वो यूएस सिटीजन नहीं है, वो यूएस नेशनल है, वो यूएस नेशनल है, पर रह रहा है वहां पे वर्क वीजा पे, उसको कोई सिटीजनशिप थोड़ी मिली है, तो उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में? सवाल ही नहीं उठता। मैं बोल रहा हूँ इंडियन सिटीजन पे टैक्स लगेगा, तो क्रिसगेल पे, ब्रेटली पे ये लोग आएंगे, क्या टैक्स नहीं लगेगा? क्या होता है, हमारे सरकार ने बोला हम रेसिडेंशियल स्टेटस कंसिडर करेंगे टैक्स लगाने के लिए। सिटीजनशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। जो हम इंडिया में रेसिडेंट हो गए, रहता है, उनसे क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। ठीक है, ऐसा। अब फॉरेनर भी आके इंडिया में रहेगा और यहाँ पे जॉब करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, JK, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पे शुरू से लग रहा है बच्चों, शुरू से लग रहा है। जम्मू कश्मीर पे लॉ शुरू से दोस्तों एप्लीकेबल है। एंड तीसरा, कमेंसमेंट, इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1962 से कमेंस हुआ था। ठीक है, ये तीन बातें थी इस सेक्शन के अंदर। ओके, अब सुनिएगा। देखो, सेक्शन नंबर 2 नहीं पढ़ाया जा सकता अभी। उसका रीजन क्या है? सेक्शन 2 इज फॉर डेफिनेशन। डेफिनेशंस दे रखी है उसके अंदर, तो जब जब डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी हम डेफिनेशन वाले सेक्शन को रेफर करेंगे। ठीक है,
सेक्शन 3 इज ऑफ डेफिनेशन। सेक्शन 2 भी डेफिनेशन का है और सेक्शन 3 भी डेफिनेशन का है। जब भी हमें किसी वर्ड को समझना होगा और हमारे इनकम टैक्स ने उसको डिफाइन कर रखा होगा, विल यूज सेक्शन 2 एंड 3। नाउ जो हमें नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है, दैट इज सेक्शन नंबर 4। इसका मार्जिनल नोट है चार्जिंग सेक्शन। इसका मार्जिनल नोट इज चार्जिंग सेक्शन। See, very important section, not from the exam point of view, but from the income tax point of view. अगर इस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो ही इनकम टैक्स चार्ज होता है, नहीं तो इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है। जैसे आज आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर इनकम टैक्स क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो हो सकता है कि आप कुछ कंडीशंस यहां की फुलफिल नहीं कर रहे हो और मैं वो कंडीशंस क्या कर रहा हूं, फुलफिल कर रहा हूं। आज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो हो सकता है कुछ यहां लिखा होगा ऐसा, उस वजह से यहां पर क्या नहीं किया जा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। सी, पहले सुनना और फिर लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम टैक्स चार्ज करना है तो कौन होना चाहिए, पर्सन। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम भी होनी चाहिए, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो पर इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। इनकम कहां होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। समझो, मैं आपको प्रीवियस ईयर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो एक एक वर्ड को समझना है हमको। मैं प्रीवियस ईयर का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी कौन सा साल चल रहा है, 24-25। 24-25, 24-25 में मैं इनकम अर्न कर रहा हूं। अब इस साल टैक्स थोड़ी दे सकता हूं, टैक्स तो कब दूंगा, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे इनकम ही कब पता चलेगी, 31 मार्च को। तो जो मैं अगले साल इनकम पे टैक्स देता हूं, जो अगले साल इनकम पे टैक्स देता हूं, वो कौन सी इनकम पे टैक्स देता हूं, प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। इस साल जो मैं टैक्स भरूंगा वो कौन सी इनकम पे टैक्स भरूंगा, इस साल की इनकम पे कि मैंने जो पिछले साल अर्न करी थी उस इनकम पे। सी, अब समझना, हम इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, तो सर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि करंट ईयर जब हम टैक्स पे करने जाएंगे तो उस साल वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। हम जो नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करेंगे वो कौन से ईयर का टैक्स पे करेंगे, जो हमारा करंट ईयर है उसका टैक्स पे करेंगे, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में क्या है, प्रीवियस ईयर। मैं अगर आपको ये ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं ऐसा कहता हूं, प्रीवियस ईयर, या फिर इसको बोल दूं आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, करंट ईयर में होनी चाहिए, या फिर हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 जो हमारा साल है, 24-25 जो करंट ईयर है वही हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। क्योंकि 24-25 की इनकम पे टैक्स कब मैं पे करूंगा, 25-26 में। तो कोई पूछेगा 25-26 में कितना टैक्स पे करना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, 24-25 की इनकम पे। 24-25 में कितना टैक्स पे करना है वो डिपेंड करेगा 23-24 की इनकम में। बच्चों हम यहां फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं, कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म होता है मार्च। सी, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। अब जैसे मान लो कि मेरी प्रीवियस ईयर में कोई इनकम, मतलब लाइक इसके 23-24 में कोई इनकम नहीं थी, तो मुझे 24-25 में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। भला ही मेरी 24-25 में इनकम कमा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे 24-25 में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी 23-24 में कोई इनकम नहीं थी। अब मेरी इनकम जो इस साल चल रही है वो मैं उस पर टैक्स कब पे करूंगा, नेक्स्ट ईयर। बच्चों वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। सरकार बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जिसपे क्या नहीं करती है, टैक्स नहीं लेती है। जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इनकम पे क्या नहीं लगता है, टैक्स। अगर अभी आप थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने वो गुकेश वाला केस या देखा होगा कि यार सरकार ने उसका टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया। 11 करोड़ तक समथिंग उसका प्राइज मनी था, लेकिन सरकार ने 4 करोड़ तक का कुछ टैक्स बन रहा था उसका, तो वो टैक्स भी हम निकालेंगे कि 4 करोड़ का टैक्स कैसे निकल रहा था और सरकार ने क्यों एग्जम्प्ट किया, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देयर आर प्रोविजंस इन इनकम टैक्स विच एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट टैक्स इन नेशनल इंटरेस्ट।
तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सरकार ने क्या किया है, वो टैक्स को एग्जम्प्ट किया है। फिर बच्चों वो इनकम भाई के स्कोप में आनी चाहिए। देखो पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए। अब बोलोगे सर स्कोप क्या होता है? सी, स्कोप डिपेंड करता है, स्कोप का मतलब कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। स्कोप डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे, आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, क्रिस गेल मेरे से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भराने आएगा, तो क्रिस गेल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट। वो वेस्ट इंडीज में भी अर्न कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो उसके देश में भी क्या कर रहा होगा इन। लेकिन बेटा नॉन रेसिडेंट से मैं सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पूछूंगा कि तूने इंडिया में मैच खेलने से कितनी इनकम अर्न करी, कितनी प्राइज मनी मिली, इंडिया में एंकरिंग करी तो कितने पैसे मिले, और एडवर्टीजमेंट वगैरह इंडिया में कर लिया तो कितने पैसे मिले, तो मैं ये पूछूंगा। लेकिन जब मैं विराट कोहली का रिटर्न भरूंगा तो मैं क्या करूंगा, उससे सारी इनकम पूछूंगा, इंडिया की भी हो या इंडिया के बाहर की। एक बात याद रखना बच्चों, मैं एक लाइन आगे आपको पढ़ाऊंगा, फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, एंड फॉर नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। फॉर नॉन रेसिडेंट कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इंडियन। अच्छा, अब आप समझो, इस लाइन को समझो, तो मुझे बताना कि इंडिया का रेसिडेंट होना अच्छा है कि इंडिया का नॉन रेसिडेंट होना अच्छा है। देखो आप दिल से मत सोचो, दिल से नहीं सोचना है। दिल से सोचेंगे तो हम क्या, हमारा देश है, ऐसा कैसे बोल रहे सर, हम तो रेसिडेंट ही रहेंगे, जय श्री राम, ऐसा मत सोचना। मैं आपको बता रहा हूं कि ना, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट होना अच्छी बात होती है, क्योंकि सिर्फ, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान ले आप एक व्यक्ति है, आपकी इंडिया में 4 रेस्टोरेंट है और दुबई में 8 रेस्टोरेंट है, आपको कहाँ रहना चाहिए? इंडिया में रहना चाहिए कि दुबई में रहना चाहिए? भाई दुबई में रह ले। इंडिया में रहेगा ना तो इंडियन रेस्टोरेंट पे भी टैक्स देना है, दुबई वाले पे भी देना है, और दुबई में रहेगा ना तो दुबई में तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो 8 रेस्टोरेंट का टैक्स तो बच गया कम से कम, और इंडिया के अंदर जो है रेस्टोरेंट उस पे दे देंगे टैक्स, और क्या है। तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं। तो लोग अपनी जगह चेंज करके, आपने सुना होगा कि बहुत लोग, अभी विराट कोहली के बारे में सुना होगा कि वो भी इंडिया के बाहर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। क्यों? हो सकता है उसकी ग्लोबल इनकम क्या हो गई हो, बढ़ गई हो, और वो ग्लोबल इनकम बढ़ गई तो वो ऐसी जगह जाने की कोशिश करेगा ना जहां टैक्स क्या लगता हो कम। इंडिया में तो टैक्स के मामले में तो लूट लेते हैं। तो मैं व्यक्ति का स्कोप हम, आप जैसे मुंबई में आर्टिकलशिप करने जाते हो तो आपको ये सब करने के लिए मिलता है। अपने इंदौर में आर्टिकलशिप करोगे तो मैक्सिमम लोग, सब जो भी क्लाइंट आएगा, देख शक्ल देख के समझ जाते हैं कि वो रेसिडेंट है, सब लोग ही रेसिडेंट रहते। मुंबई में क्या होता है, ये लोग आवन जावन करते हैं बाहर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई है वो आर्टिस्ट है, और कोई एक्टर एक्ट्रेस है, ये लोग बाहर घूमते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं। ऐसे क्लाइंट्स भी हमको वहां मिलते हैं। तो मुंबई में आर्टिकलशिप का एक्सपोजर जो होता है वो बहुत अलग मिलता है। जाना चाहिए मुंबई आर्टिकलशिप के लिए, बिल्कुल जाना चाहिए इफ यू गेट द चांस। नहीं तो इंदौर भी सब बुरा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो होती है वो आपको ज्यादा वहां हैंडल करने के लिए मिलती है। फिर देखो, पर्सन की इनकम प्रीवियस ईयर में वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, स्कोप में आनी चाहिए। तो बच्चों प्रिस्क्राइब रेट से सरकार टैक्स लेती है, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। तो अब समझना, पर्सन किसे कहते हैं, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सब सेक्शन नहीं कहना है इसको, क्या कहोगे? और वैसे तो एक्चुअली लिखते टाइम तो ऐसे ही लिखते अपन, क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2, ऐसे इंटरप्रेट करते। अब अपन को क्या क्लास में फटाफट बोलना रहता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 31, या ऐसा बोलना चाहिए क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2। सर सबसेक्शन क्यों नहीं कहते? मैंने कल बताया था क्या इसके बारे में आपको? नहीं, सेक्शन हम तो ऐसे ही पढ़कर आए ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, आप एकदम से क्लॉज क्यों बोल रहे? एक्चुअली क्या है, सब सेक्शन कब बोलते? जब मेन सेक्शन का रिलेशन दूसरे सेक्शन से हो तो वो क्या कहलाता है? उस सेक्शन का सब सेक्शन। अब हर डेफिनेशन अपने आप में अलग है ना, सारी डेफिनेशन अपने आप में क्या है? अलग। तो हम सब सेक्शन नहीं बोलते। अब बैरेक्ट पढ़ोगे तो बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन, सॉरी क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2, क्योंकि हर डेफिनेशन अपने आप में क्या है? अलग।
ठीक है। तो सेक्शन 2 को मैं हमेशा क्लॉज से रिप्रेजेंट करूंगा। इनकम किसे कहते हैं, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 24 में गिवन है। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, ये सेक्शन 3 में गिवन है। एग्जम्प्ट इनकम कौन सी होती है, ये सेक्शन 10 से लेके 12 तक गिवन है। स्कोप किसे कहते हैं, ये सेक्शन 5 में आता है। और रेसिडेंशियल स्टेटस आर और एनआर किसे कहते हैं, ये सेक्शन 6 में आता है। प्रिस्क्राइब रेट, तो देखो दोस्तों अभी मैं सेक्शन नहीं बता रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि प्रिस्क्राइब रेट क्या होता है, कुछ बजट में होती है, कुछ इनकम टैक्स में होती है, तो अभी नहीं जाते इसके ऊपर। अभी हमें ये सारे वर्ड समझने हैं, है ना। 2 क्लॉज 31, 2 क्लॉज 24, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 एंड 6। तो मैंने ना अभी तक क्या पढ़ा है पता है, बस 2 क्लॉज 31, ये वाला 24, और हम ये वाला सेक्शन देख रहे थे। सेक्शन 6 हम क्लास में चल रहा है, तो उनकी क्लास रोक दी, आपको सेक्शन 6 तक पढ़ा के मर्ज करेंगे। देखिए अब है ना, अब एक एक वर्ड को समझना चालू करते हैं। दैट इज पर्सन। अभी किसी क्लास तो नहीं है, नाडा सर की क्लास है, कितने बजे से है, क्योंकि मैं लेट हो गया था। हाँ, तो कल से, कल आऊंगा, टाइम पे आता हूँ। कल है ना कल समझने की कोशिश करेंगे। नाटा सर को वेट करूंगा, मेरे को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये लेट आया है ना, इसलिए लेट छोड़ रहा है, तो समस्या है बच्चे। लिखा, हाँ लिखा नहीं था ना, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, बोलना मत रहे ऑनलाइन वालों। ये लिख लो।